जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। जो मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम था उसके अंदर जो अपना नंबर ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो भी n थी, आपका प्रिंसिपल मोड ऑफ वाइब्रेशन भी n थे एंड आपके n नंबर ऑफ इक्वेशन मोशन थे। तो जब अपन को इस मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए जब अपन को नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए अपने पास में अलग अलग मेथड है। उसमें से जो पहली मेथड है वो है अपनी मैट्रिक्स मेथड। तो यहाँ पे मैंने एक 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का एक स्प्रिंग मास सिस्टम लिया है जिसके अंदर 3 मास लगे हुए M1, M2 और M3 और उनके साथ में 3 स्प्रिंग कनेक्टेड है जिनकी स्टिफनेस है K1, K2 एंड K3। इनके डिस्प्लेसमेंट x1, x2 और x3। इस तरीके से ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का अपने पास में एक एग्जांपल है। इसको सॉल्व करते हुए अपन मैट्रिक्स मेथड से अपन इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्योंकि अपन को पता है कि ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का एक क्वेश्चन है, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए नंबर ऑफ जो इक्वेशन बनेगी वो भी 3 बनेगी और नंबर ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी अपने पास में 3 आएगी। इस मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से किसी भी सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं और इजीली अपन किसी भी सिस्टम की जो लोएस्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो इस मेथड से अपन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि अपन ने कल भी किया था, उस जो अपना मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है या कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है उसके लिए यह नेसेसरी है सबसे पहले आपको इक्वेशन ऑफ मोशन को जनरेट करना। तो सबसे पहले अपन मास M1, M2 और मास M3 के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन जनरेट करेंगे। तो उसके लिए अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो मास M1, मास M2 और मास M3 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। तो देखिए मास M1 के ऊपर जो स्प्रिंग लगी हुई है वो है K1, उसकी स्टीफनेस है K1 और उसका डिस्प्लेसमेंट है x1। तो M1 के ऊपर की तरफ फोर्स K1 इंटू x1, M1 के नीचे की तरफ फोर्स लगेगा K2। अब ये स्प्रिंग M1 और M2 के बीच में कनेक्टेड है, तो जिसके लिए निकाल रहे हैं उसका डिस्प्लेसमेंट पहले और अदर वाले का डिस्प्लेसमेंट बाद में। सेम M2 मास के लिए अपन निकालेंगे तो K2 x2 माइनस x1 एंड K3 x2 माइनस x3। जब अपन K3 के लिए फाइंड आउट करेंगे तो नीचे की तरफ कोई इसका नहीं है, तो नीचे की तरफ में कोई फोर्स नहीं लगेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। वो फोर्स रहेगा अपना K3 x3 माइनस x2। इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो अपन लिख सकते हैं द इक्वेशन मे बी रिटन एज। इक्वेशन को अपन किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहली वाली इक्वेशन M1 x1 डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस K1 x1 माइनस K2 x1 माइनस x2। सेम दूसरी वाली के लिए निकालेंगे तो M2 x2 डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस K2 x2 माइनस x1 माइनस K3 x2 माइनस x3। सेम तीसरी इक्वेशन के लिए M3 x3 डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस K3 x3 माइनस x2। इस तरीके से हमने तीनों इक्वेशन को रिटर्न किया है। अब इस तीनों इक्वेशन को अपन रीअरेंज करेंगे, रीअरेंजिंग द अबव इक्वेशन। तो इन सारी इक्वेशन में सभी जो कोफिशिएंट है उनको एक तरफ लाएंगे और बराबर में अपन 0 रखेंगे। तो इनको जैसा कि अपन ने कल इनको सॉल्व किया था तो अपन एक बार एक इक्वेशन को सॉल्व करके देख लेते हैं, उसके बाद में अपन उसके जैसा ही लिख लेंगे। जैसे पहली इक्वेशन है अपने पास में M1 x1 डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस K1 x1 माइनस K2 x1 माइनस x2। तो इनको इस तरफ ले आएंगे तो M1 x1 डबल डॉट प्लस K1 x1 प्लस K2 x1 माइनस x2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको ब्रैकेट को खोल देंगे तो M1 x1 डबल डॉट K1 x1 प्लस K2 x1 माइनस K2 x2 इज इक्वल टू 0। तो M1 x1 डबल डॉट इज इक्वल टू
देखो x1 इसमें भी x1 इसमें भी है, तो इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं, k1 प्लस k2 x1 माइनस k2 x2। तो ये जो अपनी फर्स्ट इक्वेशन है इसका ये अपन ने रीअरेंज करके ये फॉर्म अपन ने इसका बनाया, इसको अपन अपने वहाँ पर रीअरेंज फॉर्म में लिखते हैं। जब मैं रीअरेंज करके तीनों इक्वेशन को लिखता हूँ तो पहली इक्वेशन मेरी रहती है m1 x1 डबल डॉट प्लस k1 प्लस k2 x1 माइनस k2 x2 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन मेरी हो जाएगी m2 x2 डबल डॉट प्लस माइनस k2 x1 प्लस k2 माइनस k3 x2 प्लस k3 x3 इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन m3 x3 डबल डॉट माइनस k3 x2 प्लस k3 x3 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से मैंने ये तीनों इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया। इन तीनों को कंबाइन रूप से मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूँ। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को अपन अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहे तो अपन इसको जैसा कि अपन लिख सकते हैं m1 0 0 0 m2 0 0 0 m3। देन इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो x1 डबल डॉट x2 डबल डॉट x3 डबल डॉट प्लस k1 प्लस k2 माइनस k2 0 माइनस k2 k2 माइनस k3 माइनस k3 0 माइनस k3 प्लस k3, इसको ब्रैकेट में x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से मैंने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में m1 इंटू x1 डबल डॉट 0 इंटू x2 डबल डॉट और 0 इंटू x3 डबल डॉट, तो इससे आया m1 x1 डबल डॉट जो कि अपने पहली इक्वेशन में दिख रहा है। फिर देखिए k1 इंटू k2 x1, तो k1 इंटू k1 x1 माइनस k2 x2 एंड x3 की कोई टर्म नहीं है तो 0 इंटू x3 यानी 0। इस तरीके से अपन पहली इक्वेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो ये मेरी मास वाली टर्म है इसको मैं नाम दूंगा मास मैट्रिक्स, जैसा कि अपन ने कल पढ़ा था। तो ये वाली चीज़ रहेगी मेरी मास मैट्रिक्स और ये वाली जो चीज़ रहेगी ये मेरी रहेगी स्टीफनेस मैट्रिक्स। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन को नंबर 2 दूँ और इसको मैं और शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि m x डबल डॉट प्लस k x इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे मेरी जो m है वो मेरा मास मैट्रिक्स है और जो मेरा k है वो मेरी स्टीफनेस मैट्रिक्स है, स्टीफनेस मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ये जो m है इसको अपन अकेला करेंगे। इसको अकेला करने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो m का डिवाइड करेंगे, तो m का जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे टर्म बचेगी x डबल डॉट, यहाँ पे डिवाइड में आएगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ m इनवर्स k एंड k। ठीक है, अब जो ये m इनवर्स k है इसको मैं मानता हूँ C, या इसको मैं लिखता हूँ इसका नाम डायनामिक मैट्रिक्स, इसको मैं लिखता हूँ डायनामिक मैट्रिक्स। तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी x1 डबल डॉट इज इक्वल टू C x 0। इस तरीके से मेरा ये फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे जो मेरा C जो रहेगा इसको मैं नाम दूंगा डायनामिक मैट्रिक्स और इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी m माइनस इनवर्स k। ठीक है,
इस डायनामिक मैट्रिक्स में एम इन्वर्स की जब अपन वैल्यू निकालेंगे तो एम इन्वर्स जैसा कि अपन का मैट्रिक्स में पड़ता है एडजॉइंट ऑफ एम अपॉन मोड एम से इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि जो अपन ने लास्ट इक्वेशन निकाली थी यहाँ पे जो वाइब्रेशन होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेशन होगा। ठीक है, तो अगर मैं किसी सिस्टम, जो मेरा सिस्टम है उसका डिस्प्लेसमेंट मैं मानता हूँ ए साइन ओमेगा टी, इसका अगर मैं एक्स डॉट फाइंड आउट करता हूँ तो क्या आता है माइनस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसी तरीके से मैं एक्स डबल डॉट फाइंड आउट करता हूँ तो मेरा आता है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे मैं ओमेगा स्क्वायर और इसको मैं एक साथ में लिखता हूँ, ये ए साइन ओमेगा टी मेरा यही एक्स है। इसी एक्स को मैं अगर मैं एक्स डॉट को लिखना चाहूँ तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ मैं, इस माइनस एक्स डबल डॉट को माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा जो मैट्रिक्स थी एक्स डबल डॉट की जगह मैं लिखता हूँ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो जो अपनी पिछली वाली इक्वेशन थी वो इक्वेशन थी एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं एक्स डबल डॉट की जगह लिखता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस सी एक्स। इसको मैं अगर पॉजिटिव को आगे लिखता हूँ तो सी एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में अगर मैं एज्यूम करता हूँ लेट ओमेगा स्क्वायर को मैं मानता हूँ लैम्बडा, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह अपन लिखेंगे लैम्बडा। तो सी एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स 0। ठीक है, अब यहाँ से मैं अगर मैं x को कॉमन लेता हूँ, तो जो मेरी इक्वेशन बनती है वो इक्वेशन बनती है मेरी लैम्बडा इंटू आई माइनस सी। ठीक है, लैम्बडा इंटू आई माइनस सी बाहर में x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो i है उसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स की फॉर्म में होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1। इस तरीके से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो ये अपनी इक्वेशन बनी लैम्बडा आई माइनस सी एक्स इज इक्वल टू 0। इस तरीके से मैंने इस इक्वेशन को किया है। ठीक है, अगर मुझे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है तो द सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन इज, तो अपन क्या करेंगे मोड में लैम्बडा आई माइनस सी इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास में 3 नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाएगी।